नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस क्या, अगर बोलें तो प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब अगर उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की बात करें तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो आज ये प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हम कर रहे हैं और ये पेपर है, आप देख सकते हैं हल सहित करके इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं। W.H. किलपैट्रिक हैं कि आपके ये दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं F.A. फ्रोवेल, ठीक है, और H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग या हर्बर्ट स्पेंसर। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो ये हैं फ्रेडरिक फ्रोवेल करके। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ठीक, इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या है हमारे पास एक्सप्लेनेशन, इसको जूम कर रहे हैं हम। ठीक, ताकि आप आसानी से इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ पाएँ। देखिए बी फ्रेडरिक फ्रोवेल जो हैं, इनका लाइफ स्पेन दिया है। लाइफ स्पेन क्या दे रहा है, लाइफ स्पेन बोल रहा है। ठीक, 1782 से लेके 1852 तक एक जर्मन शिक्षाविद और दार्शनिक थे ये, और किंडरगार्टन के संस्थापक। तो किंडरगार्टन के जो किंडरगार्टन पद्धति है, इसके संस्थापक कौन थे, तो फ्रेडरिक फ्रोवेल को इसके संस्थापक के रूप में माना जाता है। ठीक, F.A. फ्रोवेल ने एजुकेशन एंड मैन में शिक्षा और मानव विकास पर अपने विचारों को प्रस्तुत किए। अब ये पूछा जा सकता है एजुकेशन एंड मैन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, इसमें मानव विकास की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उस पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया है कि एजुकेशन एंड जो मैन है, एजुकेशन एंड जो मैन पुस्तक है ये किसने लिखी है? फ्रेडरिक फ्रोवेल ने। और फ्रेडरिक फ्रोवेल को किंडरगार्टन के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, ये कहाँ से हैं, ये जर्मन शिक्षाविद हैं। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो एजुकेशन एंड मैन जो बुक है इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो इसमें मानव विकास पर इन्होंने अपने विचार जो है प्रस्तुत किए हैं। ये चार पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक फ्रोवेल जर्मन शिक्षाविद हैं, किंडरगार्टन के लिए इसके संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, और इस पुस्तक में इन्होंने जो है मानव विकास पर जो है अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आगे देखिए इसी में क्या कहा जा रहा है। फ्रोवेल ने 1837 में जो है जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्थापित किया। तो जर्मनी में पहला किंडरगार्टन किसने स्थापित किया? फ्रोवेल ने किया। और कब किया? 1837 में किया। 1837 को आप कैसे लर्न कर सकते हैं? 1837 से लेके 1901 तक आपको पता है, इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी हमारे साथी हैं उनको पता है 1837 में जो है विक्टोरियन एज यानी कि क्वीन विक्टोरिया असेंड होती हैं थ्रोन पे, सिंहासन पे। तो ऐसे याद कर सकते हैं। किंडरगार्टन में कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए था? 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए। 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए आपको याद रखना है। किंडरगार्टन जर्मनी में जो है पहला जो है किंडरगार्टन किसने स्थापित किया? फ्रोवेल ने। कब किया? 1837 में किया। और कितने से कितने साल के बच्चों के लिए किया था? 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए किया था। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अन्य जो पॉइंट है हमारे पास उनको अगर हम डिस्कस करें तो फ्रोवेल ने खेल के माध्यम से शिक्षा देने की अवधारणा, खेल विधि से शिक्षा देने की बात कौन करते हैं? खेल विधि से शिक्षा देने की बात, अगर खेल मेथड से, प्ले मेथड से अगर बात करें शिक्षा प्रोवाइड करने का जो है कि अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो प्ले मेथड यानी कि बोलें तो ये फ्रोवेल का है। ठीक, इन्होंने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर बल दिया है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा जैसे डोमेन भी होते हैं, साइकोमोटर, ठीक है, और ये दूसरा आपका अगर इसमें बोलें तो मानसिक यानी कि मेंटल से है। ठीक है, और भावनात्मक जिसको बोलते हैं क्या, उसमें अगर बोलें तो इफेक्टिव बोलते हैं ना, इफेक्टिव
अफेक्टिव, अफेक्टिव बोलते हैं, सॉरी इफेक्टिव नहीं, अफेक्टिव, ठीक, अफेक्ट, AFFECT करके, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक। ये डोमेन्स अपने पढ़े होंगे, ठीक, पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और ऐसे करके, और गत्यात्मक, मनोगत्यात्मक बोलते हैं जिसको, ठीक। गति यानी कि शरीर से संबंधित है, ठीक, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। फ्रोबेल ने बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया, बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों, शिक्षक को, ठीक है, फ्रोबेल ने शिक्षक को जो है, शिक्षक को क्या माना, बच्चों के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो रोल है वो किसका है, बच्चों की, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें टीचर का मेन रोल इन्होंने बताया। तो अभी अब हम बात करें तो पहला पॉइंट एजुकेशन एंड मैन, ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। एजुकेशन एंड मैन किसकी बुक का नाम है, ठीक, ये है फ्रेडरिक फ्रोबेल, और फ्रेडरिक फ्रोबेल जर्मन शिक्षाविद हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जर्मनी में 1837 में इन्होंने एक किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किया, और किंडरगार्टन के संस्थापक के रूप में भी इनको माना जाता है। प्ले मेथड से शिक्षा देने की बात भी ये कहते हैं। और जो जर्मनी में किंडरगार्टन स्थापित किया उसमें 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने शिक्षा की बात की, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा है, क्या कहते हैं, किंडरगार्टन मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, प्रोपाउंडेड के जन्मदाता कौन थे। अभी हमने पढ़ा था किंडरगार्टन के जो है किसने जन्मदाता कौन थे, यानी कि संस्थापक कौन थे, फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं, ये तो हमें पता है, ठीक। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या दिया देखिए, इसमें दिया क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। किंडरगार्टन पद्धति के जनक FA फ्रोबेल थे। इन्होंने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को खेल गतिविधियों और प्राकृतिक सीखने पर आधारित बनाया, यानी कि नेचर से, प्राकृतिक सीखने का मतलब है जो बोलते हैं ना, प्रकृति की गोद में, जैसे प्रकृतिवाद हमने पढ़ा था, प्राकृतिक सीखने यानी कि नेचुरली बच्चे सीखें, कहने का मतलब ये प्राकृतिक का मतलब है क्या है, बच्चे नेचुरली अपने स्वभाव से सीखें, करके सीखें, कहने का मतलब है, ठीक है। इस पद्धति में बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। फ्रोबेल ने माना कि बच्चों को स्वतंत्र और रचनात्मक वातावरण में सीखने का उनका समग्र विकास बेहतर होता है सीखने से। तो कहने का मतलब एक फ्री इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो क्या कर सकें, कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकें, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें कर सकें, रचनात्मक चीज़ें, ठीक है, रचनात्मक वातावरण, उनको एक फ्री एंड कंस्ट्रक्टिव जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की ये बात करते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका क्या हो, समग्र, समग्र का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उससे बेहतर होता है, कहते हैं ये, अगर बच्चा नेचुरली चीज़ों को सीखता है तो। किंडरगार्टन में यही चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसका आंसर ऑलरेडी आप देख चुके हैं। टीचिंग स्किल्स यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ, तो शिक्षण कौशलों के विकास शिक्षक कौशलों के प्रयोग से विकास होता है, किसका विकास होता है, जो शिक्षण कौशल हैं उनसे लर्निंग का होता है, टीचिंग का होता है। टीचिंग स्किल्स हैं तो सिंपल सी बात है, टीचिंग का होगा, ठीक है, टीचिंग स्किल से किसका होगा, टीचिंग का होगा। टीचिंग स्किल्स क्यों प्रोवाइड की जाए, ताकि टीचिंग जो है बेहतर हो सके। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से क्या बेहतर होता है, शिक्षण विकसित होता है। और आगे बता रहा है कि देखिए, शिक्षण कौशल जो है शिक्षकों द्वारा छात्रों को ज्ञान और कौशल सिखाने के उपयोग में लाए जाने वाला तरीका और तकनीकें। शिक्षण कौशल क्या है, जिससे छात्र को तो ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, और कुछ कौशल भी, कुछ स्किल्स भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके लिए ये उपयोग किया जाने वाला है, क्या है, टेक्निक है, एक मेथड है, कह रहे हैं, ठीक। अगला देखिए, इसी शिक्षण कौशलों के प्रयोग से क्या होता है, छात्रों की रुचि और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, यानी कि इंटरेस्ट बनाने में, ठीक, और कंसंट्रेशन उनका बना रहे उस पर, इसमें मदद मिलती है शिक्षण कौशलों से। ज्ञान को आसानी से समझाने में मदद मिलती है। कौशल क्यों ज़रूरी है, ताकि हम इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें बच्चों में जो चीज़ हम सिखा रहे हैं, और बच्चों का कंसंट्रेशन उस पर बन सके। इसके लिए हम, जैसे कहानी सुनाई जाती है, कुछ किस्से वगैरह सुनाई दिए जाते हैं, जैसे कि बच्चों का अटेंशन आप पा सकें उससे, ठीक है, और ज्ञान को आसानी से आप बच्चों को दे सकें, इसका मेन उद्देश्य होता है। छात्रों की गतिविधियों और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, जिससे बच्चों की एक्टिविटीज़ और जो उनकी अपनी, जो उसमें क्या है,
उनका अपना रोल है, ठीक है। तो उसमें जो है बढ़ावा मिलता है, शिक्षकों की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है, यानी कि टीचर्स की जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होती है, कहीं ना कहीं वो अपना इम्प्रेशन बच्चों पे बना पाते हैं, कहने का मतलब प्रभाव, ठीक है। शिक्षण कौशलों के उदाहरण क्या हैं? प्रश्न पूछना, क्वेश्चन मेथड। देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छा मेथड मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन पूछना ही है। सबसे अच्छा कोई भी चीज़ अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, या तो आप पूछिए या स्टूडेंट आपसे पूछें। जब अगर क्वेश्चन पूछेंगे ना तभी जाके, आज की डेट में अगर बात कर रहे हैं, हम कोई भी अगर परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर बच्चा क्वेश्चन करना सीख गया और उसका आंसर देना सीख गया, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ है भी। चर्चा करना, ठीक, प्रदर्शन करना, गतिविधियों का आयोजन करना या मूल्यांकन करना, ये जो है शिक्षण कौशलों के उदाहरण हैं। वैल्यू वर्ड जो है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैल्यू वर्ड जो है हमारा, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मूल्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? वैलेर से, वैल्यूर से, बेलाई से, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ से हुई? तो वैलेर से हुई, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वैलेर से, ठीक है। कहाँ से हुई थी उत्पत्ति? वैलेर से हुई थी। अब देखिए इसमें वैलेर का अर्थ क्या है, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के वैलेर से हुई। जो हमारा वैल्यू शब्द है, ठीक है, VALUE, वैल्यू शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन शब्द जो है वैलेर से हुई है, जिसका अर्थ है मूल्यवान या योग्य होना, किसी चीज़ के एबल होना, योग्य होना, ठीक है। यह शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार के महत्व और उपयोगिता को दर्शाता है। तो किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ का मूल्य हमारे लिए कब होगा? जब उस चीज़ की हमें क्या होगी? आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, उस चीज़ की क्या होगी? हमें ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है ना। जैसे हम उपयोगिता की बात करते हैं, अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा था तो परसों ही मैं इस चीज़ को कोरिलेट कर रहा था, तो उस टाइम मैंने देखा कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी कब होती है? जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, नीड होती है, और जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तब हमें उसका महत्व समझ में आता है, ठीक है। और जब महत्व समझ में आता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है? मूल्यवान हो जाती है, ठीक है। तो ये सब वर्ड एक ही हैं, आवश्यक बोले या किसी की उपयोगिता बोलें, ठीक है। आवश्यकता क्या है? हमारी डिमांड है, मांग है। उपयोगिता, यूटिलिटी, और इम्पोर्टेंस उसकी किस पे डिपेंड करेगी? हमारी नीड पर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये वर्ड एक दूसरे के क्या है? कोरिलेटिव हैं, ठीक। तो मूल्यवान होना बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मूल्यवान होना या योग्य होना। कोई चीज़ आपके योग्य कब होगी? जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, ठीक है। तो आपके लिए क्या है? योग्य हो। व्यक्ति या विचार के महत्व या उपयोगिता को दर्शाता है। शिक्षा और समाज में वैल्यू का तात्पर्य नैतिक गुणों से होता है, मॉरलिटी से होता है, ठीक है। नैतिकता, आज की डेट में एजुकेशन में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, मॉरलिटी की, ठीक है। और जो कि एजुकेशन क्या है, आपके विचारों से झलकनी चाहिए, ना कि आज की डेट में एजुकेशन को सिर्फ एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाने का वो मान लिया जाता है, लेकिन नहीं। जो एजुकेशन है वो हमारे व्यवहार से झलकनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा है गुण, नैतिक गुणों की बात चल रही है, आदर्शों की बात चल रही है, आचरण की बात चल रही है, इनसे होता है जो उस जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है। मॉरलिटी क्या है? मॉरलिटी यही है कि मॉरलिटी की अगर बात करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, अच्छी का मतलब अच्छाई से संबंधित है, गुडनेस, ठीक है। गुडनेस जो है यही गॉड है, हमारे अंदर जो अच्छाई है वही भगवान का अंश है, वही मॉरलिटी है। सही या गलत की पहचान करना, हमने सीखा था कि नैतिकता क्या है। नैतिकता ये है कि क्या सही है और क्या गलत है, अगर हम इसका अंतर करने लग जाएं, यही नैतिकता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन लव सेड बाई। तो डिसिप्लिन को मस्ट बी बेस्ड, किस पे आधारित होना चाहिए? किस पर आधारित और किसके द्वारा नियंत्रित होना चाहिए? प्रेम के द्वारा। अनुशासन प्रेम पर आधारित और नियंत्रित होना चाहिए, किसने कहा? जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी, टीपी नन, रूसो। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट आंसर की ओर जाएं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
पेस्टोलॉजी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हेनरिक पेस्टोलॉजी जो है इन्होंने कहा है क्या, डिसिप्लिन जो है अनुशासन प्रेम पर आधारित और नियंत्रित होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक। इसमें ऑप्शन हमारे पास है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है, हेनरिक पेस्टोलॉजी, ये इनका लाइफ स्पेन है। स्विस शिक्षाविद हैं, एक स्विस शिक्षाविद और दार्शनिक हैं जिन्होंने शिक्षा में अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। शिक्षा में अनुशासन के महत्व पर किसने जोर दिया, पेस्टोलॉजी ने, ठीक है। पेस्ट कर दिया इन अनुशासन को, याद रखना है ऐसे। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, न कि डर या दंड पर। अनुशासन डर या दंड पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रेम पर आधारित होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देनी है। जैसे स्कूल में भी कोई अनुशासन अगर डिसिप्लिन की बात कर रहा है तो डंडे के उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। अनुशासन अनुशासन कैसे होना चाहिए, प्यार से समझा के कहने का मतलब, प्रेम से, ठीक है। तो ये कब हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब हम बच्चे को समझ पाएँ, ठीक है, कि वो ऐसा अगर बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसा अनऑर्थोडॉक्स जो है बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण हमें जानना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। इसके लिए शांत दिमाग से काम करने की ज़रूरत होगी। अनुशासन बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए। अनुशासन का मतलब सिर्फ शांत रहने से नहीं है। अनुशासन का मतलब है जो चीज़ आपसे कही जा रही है, जैसे हम क्लास में अगर बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चा उसका आंसर दे, चाहे उसको आए या ना आए, वो हाँ या ना में उसका जवाब दे। अगर नहीं दे रहा है तो तब भी कहीं ना कहीं वो अनुशासित नहीं है। और अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है खाली शांत रहने से। अगर किसी बच्चे से कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है, कुछ उससे सही चीज़ सही दिशा में उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है, उस पर उसको रिस्पॉन्ड भी करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो तब भी कहीं ना कहीं वो आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, तब भी अनुशासित नहीं है, ठीक है। तो उसको ये सिखाना है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है करके, ठीक। अनुशासन का मतलब कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि खाली शांत रहने से ही है, तो अच्छे काम में आगे भी उनको आना है। अनुशासन प्रेम और समझ से बनता है, न कि डर से, ठीक। शिक्षकों को बच्चों के विकास में सहायक बनना चाहिए। पेस्टोलॉजी के विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, ठीक हो गया। ये हमारा पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है आप देख सकते हैं, शायद आपने आंसर भी देख लिया हो। हाउ मैनी एरियाज इंक्लूडेड इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं, ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है सी 9, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ लेते हैं हम, ठीक। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से ही हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं, 9 स्तंभ हैं, ठीक है। 9 स्तंभ हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं, ब्रॉडबैंड, पहला क्या दिया है देखिए, ब्रॉडबैंड है। हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, सभी के लिए सूचना, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, नौकरियों के लिए आईटी, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। ये 9 स्तंभ हैं डिजिटल इंडिया की। तो इसमें हमारे पास था कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत कितने क्षेत्र हैं, 9 हैं, ये ध्यान रखना। अब इसकी शुरुआत कब से हुई, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई, ये पूछा जा सकता है। पिछली बार क्वेश्चन अगर ये बना है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कितने स्तंभ हैं, 9, तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनने की संभावना है कि इसकी शुरुआत कब हुई या ये कौन कौन से इसके फील्ड हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा इंटरनेट कनेक्टिविटी विकसित करना है। तो इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा की गई। CIET की फुल फॉर्म पूछी जा रही है हमसे, क्या पूछी जा रही है, CIET की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, ठीक है। तो सेंट्रल, सी से तो सेंट्रल है, देखिए सब में सेंट्रल है, ठीक है। ये तो कंबाइंड वाला तो होगा नहीं, सेंट्रल, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें तो क्या होगा, आई से इंस्टीट्यूट मान लिया हमने, इंस्टीट्यूट है, ठीक, सब में इंस्टीट्यूट है, ठीक है।
ई से एजुकेशन के संबंध में होगा, एजुकेशन सब में ही है, एजुकेशनल। टी से टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, इंस्टीट्यूट का मतलब। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CIET की फुल फॉर्म क्या है? CIET की फुल फॉर्म है आपके सामने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपको दिया हुआ है नीचे एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यह NCERT के अंतर्गत एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका उद्देश्य शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का विकास और प्रसार करना। CIET का मुख्य उद्देश्य क्या है? CIET का उद्देश्य जो है आधुनिक जो भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनका विकास करना और उनका प्रसार करना, ठीक है, फैलाना, एक्सपेंशन करना, उनका एक्सपेंड करना उन चीज़ों को। यह डिजिटल सामग्री आप देख सकते हैं, डिजिटल सामग्री, ई लर्निंग, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम और शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों में सहायता। शिक्षक प्रशिक्षण में भी है, टीचर्स ट्रेनिंग में भी है, आपको ध्यान देना है, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में भी है ये, ठीक। इसके अलावा ई लर्निंग में है और डिजिटल सामग्री जितनी है उनमें ये क्या करता है? अपनी सहायता प्रदान करता है, ऐसे संबंधित कार्यों में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सेवा इंक वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1995 में। मिड डे मील भी आपको पता है 1995। अगर मैं सही हूँ तो WTO की स्थापना कब हो रखी, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, 1995 से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मिड डे मील को आपको कंफर्म कर लेना है, MDM, ठीक। और दूसरा जो ये है हमारा क्या, NICSI, निक्सी, ऐसे याद कर सकते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सेवा इंक की स्थापना 1995 में हुई। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सूचना इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन सेंटर ने 1995 में देश भर में अपने सेवा केंद्रों की स्थापना की। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना था, जिसमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सके। NIC के केंद्रों ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी और विभिन्न सरकारी योजनाओं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेशनल अवार्ड्स ऑफ टीचर्स वॉज स्टार्टेड इन, तो कब स्टार्ट हुआ? शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे। तो इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर जो है 1958 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1958 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए हम जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, ये देखिए आपके सामने है। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 1958 में, 1958 को कैसे लर्न करना है? RK नारायण का द गाइड करके 1958 में पब्लिश हुआ। तो वहीं से शिक्षकों के लिए गाइड से आप याद रखना एक गाइडेंस मिल गया, और गाइडेंस यानी कि किसको मिला? बच्चों को, और किसके थ्रू? शिक्षकों के थ्रू, और गाइडेंस मिला तो उसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कुछ आप अपनी ट्रिक यूज कर सकते हैं, कैसे भी आप लर्न करें। उत्कृष्ट शिक्षण और शिक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन दिया जाता है, ठीक है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और यह पुरस्कार शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार में एक रजत पदक, ये ध्यान देना है, एक प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये की नकद राशि दी जाती है। एक तो रजत पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और 50,000 रुपये इसके अलावा।
अब राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 1958 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और 5 सितंबर को दिया जाता है। कितना इसमें प्राइस रहता है? 50,000। और सर्टिफिकेट तो है ही, और रजत पदक भी है। ये चीज़ ध्यान देनी है। 10th नंबर का क्वेश्चन, आंसर आपके सामने ऑलरेडी इसका आ चुका है। विच वन इज हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? तो व्यक्तित्व विकास में कौन सा सहायक है? तो ये सभी सहायक हैं व्यक्तित्व विकास में, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि पढ़ने के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़, जैसे स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या खेल कूद कुछ भी होता है, ठीक है, डिबेट वगैरह, वो सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट वर्क, स्पोर्ट्स, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। आंसर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। व्यक्तित्व विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य, खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं संचार, नेतृत्व, टीम वर्क कौशल विकसित करती हैं, जबकि परियोजना कार्य विश्लेषण, समस्या समाधान, सृजनात्मकता विकास कौशल विकसित करता है। खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ टीम वर्क में भी अनुशासन की भावना बढ़ाते हैं। खेल से क्या होता है? देखिए, खेल से जैसे क्रिकेट का ही अगर हम बात करें, तो एक तो सामाजिकता, यहाँ से कहने का मतलब है अनुशासन तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा टीम वर्क का मतलब है एक साथ ग्रुप में काम करना सीखेंगे, ठीक है। ग्रुप में काम करना सीखेंगे। अनुशासन कैसे रहेगा? अनुशासित कैसे रहेगा? जैसे कोई बैट्समैन आउट हो गया तो उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। नहीं करता है तो उसके बाद पेनल्टी होती है, जैसे उसको, ठीक है, तो रूल्स भी उसको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि कैप्टन उसको कहीं पे अगर फील्डिंग के लिए, बॉलिंग के लिए भेज रहा है तो उसके हिसाब से चलता है, वो रूल्स भी फॉलो करता है। कहने को अनुशासित रहता है, अनुशासन की भावना बढ़ती है। शारीरिक विकास तो होगा ही, ठीक है, खेल कूद से। मानसिक भी होता है, ठीक है, वो क्योंकि सोचेगा 10 चीज़ें, अपनी टेक्निक यूज करेगा, कैसे जो है विपक्षी टीम को पराजित करना है, उसके लिए वो अपना माइंड का भी यूज करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे आत्मविश्वास, देखो अगर अच्छा करता है तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, संचार कौशल और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ती है, लीडरशिप का गुण भी आता है, ठीक है, लीड कैसे करना है, लीडरशिप की क्वालिटी भी उसमें डेवलप होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन पूरे डिस्कस करें, ठीक। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है और ये एक शुरुआत, एक रिदम नहीं बन पा रहा था, तो आज से हमने डिसाइड किया है। देखिए कितना इसमें सफल हो पाते हैं। आपका जो है इसमें फीडबैक और आपका कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। और जब मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ किसी चीज़ को ना, तो कदम पीछे नहीं करता। ये अपने आप में एक खासियत है। और फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता इवन, ठीक। तो स्वास्थ्य खराब हो, कुछ भी हो, बस आपका थोड़ा सा इसमें योगदान बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू सो मच। और जो ये जितनी भी अगर आपको PDF वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे। एक बार ज़रूर मेरे को आप जो है मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार मैं भूल जाता हूँ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।